जय हिंद बच्चों। क्या हाल चाल है? आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ट्रेंडिंग मूवी है जो कि तुमने अपने इंस्टाग्राम के शॉर्ट पे या हर जगह देखी होगी, धुरंधर द रिवेंज। अब इस मूवी के जो क्रिटिक है ना, वो ये बोल रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। प्रोपेगेंडा मूवी का मतलब ये है कि मोदी के कार्यकाल में 2014 से और अब तक मोदी गवर्नमेंट ने जो भी काम किए हैं उसके पीछे कोई ना कोई नेशनल सिक्योरिटी का रीजन रहा है। जैसे कि जब नोटबंदी हुई थी उसके पीछे भी क्या कारण रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत बिल्कुल यहीं से करते हैं, है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा मतलब कि ऐसा बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के बहुत क्लोज हैं। हम बात कर रहे हैं इस मूवी में जो एक कैरेक्टर है अजय सन्याल का, जो कि रियलिटी में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट अजीत डोवाल जी की बात हो रही है। ठीक है, तो अब इनके बीजेपी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि कांग्रेस के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है। बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। 1998 में 1998 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी और जब लाल कृष्ण आडवाणी जब होम मिनिस्टर थे, तो उनसे अजीत डोवाल के रिलेशन बहुत अच्छे थे। इतने अच्छे कि अजीत डोवाल डायरेक्ट जो अपनी रिपोर्टिंग करते थे वो होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी को किया करते थे। अब ये बात अपोजिशन को, यानी कि कांग्रेस के जो बहुत अच्छे लीडर्स थे, उनको पसंद नहीं थी। अब फास्ट फॉरवर्ड ये होता है कि 2004 में आईबी के जो डायरेक्टर होते हैं उनका टेन्योर खत्म होता है, तो अब एक नया डायरेक्टर आना होता है। नया डायरेक्टर बनाया जाता है अजीत डोभाल को। लेकिन 2004 में ही गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो गवर्नमेंट आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और यहां पे कुछ अलग हुआ था। आईबी का जो डायरेक्टर होता है उसका टेन्योर होता है 2 साल। अब कांग्रेस ने, क्योंकि इनको डायरेक्टर के पद से हटा तो सकते नहीं है, तो इन्होंने किया क्या कि उस टेन्योर को 2 साल से कम करके कितना कर दिया, 8 महीने का। ठीक है, अब 8 महीने का कर दिया। 2004 और 2005 में अजीत डोभाल आईबी के डायरेक्टर से रिटायर हो जाते हैं। ये बात तो समझ में ये आई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है अजीत डोभाल। लेकिन अब कहानी यहां से स्टार्ट होगी कि अजीत डोभाल को अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस पसंद नहीं है तो ये क्या करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। 2008 में गुजरात के जब सीएम थे मोदी जी, तो इन्होंने अजीत डोभाल को बुलाया कि अरे आप गुजरात में आओ और यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाओ जिसके सब्जेक्ट हों इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस साइंसेज और ये सब पढ़ाया जाए। और गुजरात में इन्होंने 2008 में वो यूनिवर्सिटी बनाई भी। 2009 में वहीं पे इनकी मुलाकात होती है एकनाथ रनाडे से। अब एकनाथ रनाडे की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है विवेकानंद फाउंडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे चल के अब 2009 के 2 साल बाद ये पूरे इंडिया में ये फाउंडेशन न्यूज में आने वाली है। जरा सुनते चलिए। 2009 में इनकी एक फाउंडेशन थी जिसका नाम था विवेकानंद फाउंडेशन। ये फाउंडेशन काम करती थी किसके विचारों पे, विवेकानंदा के। तो वहां पे तमिल में जाके इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक थिंक टैंक बनाया जिसका नाम रखा वीआईएफ, जो कि काम करेगा इंटरनल सिक्योरिटी पे, ग्लोबल अफेयर्स पे, डिप्लोमेसी पे, है ना। इन सब चीजों पे ये काम करेगा। ये पूरी तरह से न्यूज में कब आई, ये पूरी तरह से न्यूज में तब आई जब 2011 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने, वीआईएफ ने, एक रिपोर्ट जारी करी काले धन के ऊपर कि ऐसे जो भारतीय हैं जिनका जो बहुत सारा पैसा है वो स्विस बैंक में है, जिनमें कांग्रेस के बहुत टोलेस्ट, बहुत बड़े बड़े लीडर्स का भी नाम था। अब समझो तुम, 2013 का जो लोकपाल आंदोलन है वो तुमने सबने सुना ही होगा। इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो यहीं से हुई थी। 2011 में जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई, तो ये रिपोर्ट कांग्रेस को सबमिट ना करके अपोजिशन में जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, बीजेपी, बीजेपी को सबमिट की जाती है। इसके पीछे भी अजीत डोभाल का हाथ था। अब उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट ब्लैक मनी, और कांग्रेस की इमेज थोड़ी सी खराब हुई। 2012 में, 13 में, 2013 में देश में उस टाइम पे सबसे बड़ा आंदोलन हुआ जिसको लीड किया अन्ना हजारे ने, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, किरण बेदी भी थी, सुब्रमण्यम स्वामी भी थे। सारे लोग ये एक साथ आए अगेंस्ट करप्शन। और 2014 में आते आते बीजेपी की लहर बनी और 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी। देख रहे हो, अगर अजीत डोभाल को कांग्रेस पसंद नहीं आई तो उनके डाउनफॉल में भी कहीं ना कहीं इस आदमी का हाथ है। अच्छा, एक चीज और, एक जगह इनका हाथ और था। कांग्रेस अपना जो सिक्का है, अपना जो पहलू है, वो चलाना चाह रही थी कहां पे, कांग्रेस कश्मीर में। अब कश्मीर में दो मेन पार्टी थी, एक शेख अब्दुल्ला की और एक मुफ्ती मोहम्मद की। अब मुफ्ती मोहम्मद पे हाथ रख लेती है कौन, कांग्रेस, और उसको बोलती है कि तुम यहां पे
कश्मीर में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करो, और उनको कैबिनेट मंत्री का पद भी दे देती है और ये लालच भी दे देती है कि आने वाले टाइम में अगर यहां पे कांग्रेस मजबूत हुई और अगर पावर में आई तो यहां पे तुम्हें बनाया जाएगा क्या, यहां का सीएम। यहीं पे एंट्री होती है अजीत डोभाल की। इस दौरान अजीत डोभाल की विजिट कश्मीर में बहुत फ्रीक्वेंट हो गई थी। डिप्लोमेसी बेटा इसी को बोलते हैं, जो काम बम और गोलों से नहीं होते वो ये काम आदमी सिर्फ बातों से कर लेता है। ये बात हमने धुरंधर मूवी में भी देखी है कि सारा ओरा गोलियों का, बम का, सारी चीजों का एक तरफ और इस आदमी की फोन कॉल एक तरफ। ये जाके दोस्ती कर लेते हैं मुफ्ती मोहम्मद से, और मुफ्ती मोहम्मद से दोस्ती करने के बाद ये मुफ्ती मोहम्मद को जन मोर्चा ज्वाइन कराते हैं, और बाद में जो कश्मीर की बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है जिसका नाम है पीडीपी, पीडीपी का गठन भी ये कराते हैं, और कांग्रेस का जो हाथ था वो इनके सर से हटाते हैं। समझ रहे हो, यानी पीडीपी के गठन में भी अजीत डोभाल का पूरा पूरा हाथ था, और ये बात आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर, फॉर्मर सेक्रेटरी ने अपनी एक किताब में भी कही है। ठीक है, तो ये तो बात हुई ये कि कांग्रेस के साथ इनके रिलेशन कैसे हैं या कैसे नहीं। चलो अब बात कर लेते हैं इनका जन्म हुआ 20 जनवरी 1945 को। ये एक फौजी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी मेजर थे, और इनकी जो कूटनीतिक और ये राजनीतिक सोच है ये इनको घर से ही मिलती है। पिताजी इनके मेजर, और माताजी इनकी चचेरी बहन थी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एच.एन. बाहुगुना की। शायद इसीलिए इनमें वो चाणक्य वाले गुण हैं, इसीलिए इनको इंडियन जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, इसीलिए इनको इंडियन चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब समझो, अब जानने को तो इनकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इनकी पहली पोस्टिंग से लेके केरला में, उसके बाद सिक्किम से लेके, उसके बाद मिजोरम से लेके, उसके बाद पुलिस मेडल से लेके, उसके बाद पाकिस्तान से लेके, उसके बाद कांधार हाईजैक से लेके, उसके बाद कश्मीर से लेके आर्टिकल 370, बालाकोट स्ट्राइक, है ना, सर्जिकल स्ट्राइक, इन सब के पीछे इनका हाथ है। लेकिन इस वीडियो में हम दो तीन मुद्दों पे प्राइमरीली बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ 1945 में, और 1967 में ये ग्रेजुएट हुए। अच्छा हाँ, पीपीटी का इस्तेमाल भी थोड़ा सा कर लेते हैं, पीपीटी का भी इस्तेमाल थोड़ा सा कर लेते हैं, मैं तो भूल ही गया पढ़ाते पढ़ाते। हाँ बच्चों, ठीक है, तो समझो जरा, ये देखो, इंडियाज वेरी ओन जेम्स बॉन्ड, द सेक ऑफ कंट्री सक्सेसफुली कैरिड आउट द सर्जिकल स्ट्राइक, इन सब में इनका हाथ था। बट तुम ना मतलब इसको कहानी की तरह ही जान लो। ये 1967 में मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स करते हैं, और उसके बाद 1968 में ये पेपर देते हैं, किसका, यूपीएससी का, जिसमें इनकी रैंक बहुत अच्छी आती है और इनको अलॉट होता है आईपीएस। आईपीएस से मुझे याद आया 2014 में जब इनको इंडियन नेशनल इंडियन एडवाइजर बनाया गया, ये पहली ऐसी देश की घटना थी कि इनके अपॉइंटमेंट पे भी थोड़ा सा बवाल हुआ था। बवाल इसलिए हुआ था क्योंकि अब से पहले जितने भी एनएससी इस देश में बने हैं वो सारे के सारे आईएफएस हैं, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज। आईपीएस अब तक कोई भी एनएससी नहीं बना है, लेकिन इनको बनाया गया था। ठीक है, तो पहले ही अटेम्प्ट में आईपीएस क्लियर करते हैं, और इनकी पहली ही पोस्टिंग कहां होती है, इनकी पहली ही पोस्टिंग होती है केरला में। अब केरला में जब इनकी पोस्टिंग 1971 में होती है, तो वहां पे केरल में दंगे हो जाते हैं। समझो कैसे, केरल में एक हिंदुओं की यात्रा हर साल निकाली जाती थी, विच इज प्राइमरली बैक्ड बाय आरएसएस, है ना। अब वो जो शोभा यात्रा वो जो होती थी, वो जब यात्रा जा रही थी तो एक होटल में, जिस होटल का नाम था नूरजहां, वहां से ऊपर से किसी ने उस यात्रा पे जूता फेंक दिया था। तो ये छोटी सी घटना इतनी बड़ी हो गई कि अगले 4 दिन में 569 मामले आए थे और दंगे भड़क गए थे। यहीं पे युवा एएसपी पहली पोस्टिंग थी अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल जब यहाँ पे आते हैं तो जो काम पॉलिटिकल पार्टीज, वहां के लोग ये सब नहीं कर पाते, वो काम अजीत डोभाल एक हफ्ते में करते हैं। दोनों पार्टी से बात करते हैं, और दोनों पार्टी से बात करके वहां पे सुलह करवाते हैं। पहली ही पोस्टिंग, एंड दैट इज अल्ट्रा सक्सेसफुल। पहली पोस्टिंग के बाद ही इनके चर्चे दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, आईबी तक। दूसरा इनका जो इंपॉर्टेंट काम है वो सिक्किम का है। इन्होंने मिजोरम में जो डिमांड थी ना कि हमको एक अपना अलग देश चाहिए, वो भी इन्होंने वहां पे ठीक किया था। लेकिन उसके साथ साथ सिक्किम शुरुआत से ही देश का हमारे हिस्सा नहीं है। सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट मतलब वहां का एक राजा था, उस राजा को हनी ट्रैप किया गया था।
अब हनी ट्रैप क्या होता है? ट्रैप होता है लड़की का चक्कर बाबू भैया। जैसा हमारे यहाँ पे RNAW है, ऐसे ही यूएसए में सीआईए है। तो सीआईए की एक बहुत सुंदर मादा, एक एजेंट इस राजा के पास भेजी जाती है, जिसमें ये सिक्किम का राजा फंस जाता है, उससे शादी कर लेता है। अब सिक्किम जो कि भारत के बहुत क्लोज, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में, ये पूरा का पूरा काम कर रहा था किसके कहने पे? यूएसए के कहने पे। अब इस चीज से इंडिया मतलब बहुत ज्यादा खुश नहीं था। तो यहां पे रो के चीफ भी भेजे जाते हैं और उसके साथ साथ अजीत डोभाल भी भेजा जाता है। यहां पे इनकी डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी काम करती है। अब राजा को अगर आप डायरेक्टली हटाओगे लोगों की मर्जी के बगैर, तो ये चीज खराब हो जाएगी। तो ये लोग वहां पे जाते हैं और करते क्या है? ये करते हैं वहां के जो छोटे छोटे दल हैं उनको राजा के अगेंस्ट करते हैं, उनकी फंडिंग एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें। और वो करने के बाद फिर वहां पे रिफरेंडम होता है। रिफरेंडम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है, जहां पे लोगों के विचार जान लिए जाते हैं डायरेक्ट वोट्स के माध्यम से। और सिक्किम को इंडिया में जोड़ने का काम भी यही करते हैं। अब ये दो काम इनके इतने मजबूत होते हैं कि जो पुलिस मेडल आमतौर पे मिलता है 16 साल की सर्विस के बाद, 17 साल की सर्विस के बाद, वो इनको मिल जाता है मात्र 6 साल के बाद। ठीक है। और अगर तुम इसमें और भी जानने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक और चीज जहां पे अगर तुम जानना चाहोगे कि सर ये भिखारी के वेश में पाकिस्तान में थे क्या, है ना, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। 1974 में भारत अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण करता है। तो जब भारत परमाणु प्रशिक्षण करता है तो चुल उठती है पाकिस्तान को भी कि अब पाकिस्तान को भी ये प्रशिक्षण करना है। तो पाकिस्तान अपने जैसे भारत में एक पंजाब है, ऐसे ही पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। तो उस पंजाब के रीजन में ये शायद वो प्रशिक्षण कर रहे थे। इस टाइम पे भारत की जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के कहने पे बहुत सारे स्पाइज इस टाइम पे पाकिस्तान में और चाइना में भी भेजे गए थे। तो उस टाइम पे अजीत डोभाल को भेजा गया था, जहां पे ये फिर पाकिस्तान में 7 साल रहे। लेकिन ये 7 के 7 साल भिखारी के वेश में नहीं रहे, दैट इज पार्शियल ट्रूथ। शुरुआत के 1 साल जब ये स्पाई रहे, तो ये जो लेबोरेटरी थी वो जहां पे ये प्रशिक्षण चल रहा था पाकिस्तान के पंजाब में, वहां के आसपास ये रहने लगे। ये देखने लगे कि यहाँ पे साइंटिस्ट कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उसी दौरान बच्चों, अगर कोई एक ऐसी लेबोरेटरी में कोई एक ऐसी लैब में है जहां पे परमाणु प्रशिक्षण चल रहा है, तो रेडियो एक्टिव चीजें होती हैं जो आपके बालों में, या फिर रेडिएशन जो आपके बालों में और नाखून में आ जाती है। इन्होंने रेकी करी कि ये जो साइंटिस्ट हैं ये किस टाइम पे आते हैं, कहां जाते हैं, कब खाते हैं और कब अपने बाल कटाते हैं। तो एक साइंटिस्ट ने जब जहां पे बाल कटाए, बहुत चतुराई से अजीत डोभाल ने वो बाल उठाए, इंडिया भेजे। और जहां पे ये बात सिद्ध हुई कि हाँ पाकिस्तान में परमाणु प्रशिक्षण चल रहा है, हम उस परमाणु प्रशिक्षण को पूरी तरह से रोक तो नहीं पाए, लेकिन उसको हम डिले करा देते हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। ठीक है। अब समझो इस चीज को, जब ये पाकिस्तान में रहे तो 2 बार ये पकड़े भी गए। एक बार ये एक दरगाह पे थे जहां पे ये बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे दरगाह पे सूफी सॉन्ग्स को, तो वो एंजॉय करते करते इनकी जो दाढ़ी है वो फिसल गई थी। तो किसी ने इनसे कहा कि बाबूजी आपकी जो नकली दाढ़ी है ये फिसल गई। और एक बार ये पकड़े गए थे कि कान इनके छिदे हुए थे, तो उससे भी इनकी एक बार पहचान हो गई। अब तुम्हारे दिमाग में अगर ये बात आती है कि ये वहां से कैसे निकले, अजीत डोभाल नाम है का। ठीक है, समझे इस बात को। तो ये बात हुई यहाँ की। अच्छा, फिर एक बात आती है ये कि सर ये रिक्शा वाले के भेष में कहां पे थे? ये रिक्शा वाले के भेष में थे जब गोल्डन टेम्पल में एक इशू हुआ। देखो, जैसे भारत में पंजाब है ऐसे ही पाकिस्तान में एक पंजाब है। एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, सेपरेटिस्ट मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि हम भारत के हिस्से को तोड़ के और अपना एक अलग देश बनाएंगे। एक सेपरेटिस्ट ग्रुप, दैट इज खालिस्तान। जो ये सोचते हैं, जिनकी ये आइडियोलॉजी है कि भारत का पंजाब तोड़ के और पाकिस्तान का पंजाब तोड़ के हम एक नए देश का निर्माण रखें करेंगे, जिसका हम नाम रखेंगे लैंड ऑफ खालसा, खालिस्तान। तो बिंडरवाला और ये जो ग्रुप है, ये सारे के सारे गोल्डन टेम्पल में छिप जाते हैं। जब इंडियन गवर्नमेंट जब चीजें कर रही होती है, 1988 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, तो ये छिप जाते हैं गोल्डन टेम्पल में, क्योंकि ये जानते थे, इस टाइम पे खालिस्तानी ग्रुप जानता था कि ये गोल्डन टेम्पल को अटैक नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों? इसके लिए तुम्हें पीछे के थोड़ा सा ड्रॉबैक जानना पड़ेगा।
इंदिरा गांधी के टाइम पे तुमने सुना होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसमें हुआ था क्या कि जब ये सेपरेटिस्ट ग्रुप गोल्डन टेम्पल में छिप गया था तो इनके असैसिनेशन के लिए बोम्बार्डिंग हुआ था, जिससे गोल्डन टेम्पल का कुछ पार्ट जो है वो टूट गया था, जिससे जो सिख कम्युनिटी है उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। अब उनके जब सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे तो इसी को फास्ट फॉरवर्ड जानो, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कैसे हुआ था। उन्हीं के जो दो सिख बॉडीगार्ड हैं वो उनको मार देते हैं। ठीक है, तो अब इंडियन गवर्नमेंट 1988 में ऐसा काम नहीं करेगी कि ये गोल्डन टेम्पल को तो अब किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएगी नहीं, और वहीं पे अंदर छुपे हुए हैं ये। तो जब कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उस टाइम पे अजीत डोभाल रिक्शे वाले के भेष में आते हैं और बिना बेधड़क, तुम दिलेरी देखो, गोल्डन टेम्पल में अंदर घुस जाते हैं, इस ग्रुप से बात करते हैं, इस ग्रुप के जो लीडर होते हैं उनसे बात करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि घबराओ मत, मैं भी आईएसआई का एजेंट हूं। यही तो डिप्लोमेसी है, बात करने का तरीका यही तो है। क्योंकि ये पाकिस्तान में ऑलरेडी 7 साल रहे हुए थे, तो उर्दू में बोलने का वो लहजा और वो सब भाषा वो सब थी, ये उनको कन्विंस कर लेते हैं कि ये आईएसआई के एजेंट हैं और ये यहाँ पे इनकी हेल्प करने आए हैं। कौन सी पुलिस बाहर है, कितने लोग हैं, कहां पे तैनात हैं, ये सब भी उनको बताते हैं। खालिस्तानी ग्रुप खुश होता है कि भाई साहब ये आदमी तो हमारे काम का है। अगले 2 3 4 दिन तक ये अंदर जाते हैं, आते हैं और बाहर आके बताते हैं फिर पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इस जगह पे इतने इतने लोग छिपे हुए हैं और अंदर गर्मी बहुत है और पानी की और बिजली की सप्लाई रोक दो। जैसे ही पानी और बिजली की सप्लाई रोक दी जाती है, उनका जो लीडर है खालिस्तानी ग्रुप का, वो पानी पीने जैसे ही बाहर आता है, लीडर को मार दिया जाता है। लीडर को जब मार दिया जाता है, अजीत डोभाल फिर जाते हैं, और अजीत डोभाल जब फिर जाते हैं और उन सारे के सारे जो और लोग हैं उनको कन्विंस कर लेते हैं कि भाई साहब आप अपना सरेंडर कर दो। इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। ठीक है, अच्छा, ये चीज हुई पूरी। एक धुरंधर मूवी में दिखाया गया है, लास्ट का जो सीन है, कि दाऊद इब्राहिम को मारना चाह रहे थे ये, लेकिन ये दाऊद इब्राहिम को नहीं मार पाए, है ना। अब मूवी का तो नहीं, लेकिन एक सोर्टेड एविडेंस है जिसको मतलब जो प्रमाणित है। ऐसा है कि दाऊद इब्राहिम की ना लड़की की शादी थी। अब उसकी शादी के रिसेप्शन में उस साल रिटायरमेंट इनका हुआ था, 2005 की ये बात है, लेकिन बोल देते हैं ना कि अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। तो जिस साल रिटायरमेंट इनका हुआ, रिटायरमेंट के बाद 23 जुलाई 2005 को दाऊद इब्राहिम की जो बेटी है उसकी रिसेप्शन पार्टी थी ग्रैंड हयात दुबई में। अब इस बात का पता चला अजीत डोभाल को कि वहां पे जरूर जरूर कौन आएगा, वहां पे जरूर जरूर दाऊद इब्राहिम आएगा। तो दाऊद इब्राहिम के असैसिनेशन की प्लानिंग ये यहां पे करते हैं। कैसे करते हैं? दाऊद इब्राहिम जब मुंबई में था उसी टाइम पे उसका पार्टनर था जिसका नाम तुमने सुना होगा, छोटा राजन। तो छोटा राजन बाद में जाके इनकी कट्टर दुश्मनी हो जाती है। छोटा राजन को अप्रोच करके, छोटा राजन के नेटवर्क का इस्तेमाल करके, उसके जो दो शूटर हैं जिनका नाम होता है विक्की और फरीद, उनको तैयार किया जाता है कि कैसे ये उस होटल में जाएंगे और उस होटल में जाके किस तरह से ये दाऊद का असैसिनेशन करेंगे। अब बात यह है, ऐसा बताते हैं कि इसमें मुंबई पुलिस बीच में आ जाती है। अब ऐसा बताया जाता है कि मुंबई पुलिस बीच में आती ही दाऊद के इंटरफेरेंस के वजह से है। ठीक है, समझो, जिस दिन फाइनल ब्रीफिंग थी, अजीत डोभाल फाइनल ब्रीफिंग जब दे रहे थे कि ऐसा करना, वहां पे जाना, ऐसे ये करना, उसी होटल में मुंबई पुलिस आ जाती है, लेड बाय उस टाइम की आईपीएस मीरा जी। तो वो वहां पे आती है और इन दो शूटर्स को अरेस्ट कर लेती हैं कि ये इस होटल में इसलिए आए हैं क्योंकि इनको कोई पॉलिटिकल, कोई राजनीतिक मर्डर करना है। अजीत डोभाल बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक किसी भी संवैधानिक पद पे या किसी भी ऐसी पोस्ट पे नहीं थे, तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी अजीत डोभाल की चल नहीं पाती। तो गुस्से में आके ये उस आईपीएस को इतना तो बोलते हैं कि यू हैव फेल्ड माई प्लान एंड आई विल टीच यू अ लेसन। तुमने मेरे प्लान को खराब किया है और मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। 3 अटेम्प्ट इन्होंने किए दाऊद इब्राहिम को उड़ाने के, लेकिन वो 3 के 3 अटेम्प्ट जो हैं वो इनके खराब हुए हैं। ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, तो ये बात है। फिर एक इंटरेस्टिंग किस्सा, किस्से इनके दुनिया भर के हैं। अगर मैं इस तरह से बताने पे, मैं पीपीटी वीपीटी सब भूल गया, अगर मैं इस तरह से बताने पे आऊं तो फिर मतलब ये तो फिर वीडियो बहुत ही लंबी जाएगी, है ना। बट एक कांधार वाला जो है
कांधार हाईजैक, एक प्लेन जो कि नेपाल से उड़ा और दिल्ली एयरपोर्ट तक आना था उसको हाईजैक कर लेती है ना, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब इसको हैक कर लेती है, मतलब हाईजैक कर लेती है, तो ये पहले प्लेन, वो बोलते हैं कि इस प्लेन को पाकिस्तान ले चलो, लेकिन जो पायलट है वो बोलता है कि इसमें अभी पर्याप्त फ्यूल नहीं है। तो कुछ देर के लिए अमृतसर ये प्लेन रुकता है, फ्यूल वहां से होता है, फिर ये जाता है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान अपनी छवि बचाने के लिए मना कर देता है कि भाई यहाँ पे लैंडिंग नहीं होगी। फिर ये जाता है दुबई, और दुबई भी जब मना कर देता है, फिर ये जाता है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में जब ये जाता है, अफगानिस्तान का एक रीजन दैट इज कांधार, इसीलिए इसको कांधार हाईजैक कहा जाता है। ठीक है, इसमें 160 से 170 पैसेंजर थे, जिनके जिनकी जान के बदले ये जो टेररिस्ट ग्रुप है वो डिमांड करता है कि हमारे जो टेररिस्ट लोग हैं, 36 टेररिस्ट और 200 मिलियन डॉलर और 36 उन आतंकवादियों को छोड़ने की डिमांड ये लोग रखते हैं, है ना। अब रखते भी ये कैसे हैं, ये बोलते हैं कि कमेटी बनाओ, कोई ये ग्रुप भेजो जो आके हमसे नेगोशिएट कर सके। ये 7 लोगों का ग्रुप था, जिनमें से एक कौन थे, जिनमें से एक अजीत डोभाल, है ना। इनकी कन्विंसिंग पावर स्टार्टिंग से ही बहुत तगड़ी है। तो ये 36 कैदियों को प्लस 200 मिलियन को डिग्रेड करते 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 कहां तक ले आते हैं कि जी हम तो सिर्फ तुम्हारे 3 ही टेररिस्ट छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको भी एक डिप्लोमेटिक विन कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है बेटा कि क्या नाम, इनके ऊपर इल्जाम नहीं है, कि इनकी छवि बिल्कुल ही साफ है। इनके ऊपर भी इल्जाम है। इनके 2 बेटे हैं, इनके 2 बेटे हैं, जिनमें दोनों पे जो अपोजिशन है वो आरोप लगाता है। एक आरोप इनके बेटे के ऊपर यह भी है कि जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के ठीक 13 दिन बाद केमन आइलैंड, ये एक आइलैंड ऐसा है कि जहां पे टैक्सेस का और उन सब का कोई रूल नहीं है, ऐसी जगह को टैक्स हेवंस कहा जाता है, कि वहां पे जाके एक एशिया हेज फंड खोलते हैं, और ये जो इतना सारा पैसा है इसमें मतलब धोखेबाजी हुई है। और एक बेटे पे इनके आरोप ये है कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, और उनकी जो कंपनी है, उसकी कंपनी में जो एक को फाउंडर है उनका, वो पाकिस्तान से है। तो अपोजिशन इनमें ऐसा बोलता है कि बाप के हाथ में तो पूरी नेशनल सिक्योरिटी है, और बेटा जिस कंपनी को चलाता है उस कंपनी का को फाउंडर एक पाकिस्तानी है। ठीक है, तो ये लिस्ट बेटा बहुत लंबी है। आर्टिकल 370, है ना, कैसे आया और कैसे कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो छीना गया, ये लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन मैं जैसे ही इसको बताने आया, ये पीपीटी ठीक ठाक थी 15-20 पेज की, लेकिन मैं सब भूल गया, और मैंने तुम्हें इसी तरह से एक्सप्लेन किया। वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ऐसी वीडियोस और भी चाहिए तो बताएं। अगला टॉपिक आपको ऐसा कौन सा चाहिए वो भी बताएं। डू लीव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।